डॉक्टर फरहान विर्क बड़ी ख्वाहिश थी बड़े दिनों से, बड़े सालों से बल्कि कि आपसे मुलाकात हो। माजी में मेरे और आपके काफी हालात खराब रह चुके हैं। काफी तब्दीली आई है आपके अंदर। हमें तो जो ये कहते थे, हम आंखें बंद करके कहते थे कि बस इसके ऊपर हमने लबैक बोलना है। पीटीआई ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी फरहान विर्क का तो हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। इस तरह से 9 मई के वाकयात पे जो इनके कारकुनान है उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। डॉक्टर साहब कहा नहीं खान साहब को ये भाई ये बड़ा खतरनाक काम है। सवेरे सवेरे मैं उठिया सा ते मैनू पता लग गया मैं वजीर आला बन गया। मैं इधर बाहर गया ते बाहर इधर चौकी सी उत्थे कांस्टेबल एक सुता पिया सी। मैं उन्हें जाके जगाया, मैं क्या वेख मैं वजीर आला बन गया। वो कांस्टेबल मैनू कहंदा तू कित्थों दा वजीर आला है। ये तकरीबन वही टाइम है जब शहबाज गिल साहब की एंट्री होती है। इनकी एंट्री किस तरह हुई और वो कौन से एंकर्स थे जिनके हवाले से कहा जाता था कि जनाब इन्होंने सपोर्ट करो, इन्होंने चौक के रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। आज बड़े खुसूसी मेहमान को हमने अपने इस इंटरव्यू के अंदर अपने चैनल के ऊपर जो है वो दावत दी है। डॉक्टर फरहान विर्क आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी ख्वाहिश थी बड़े दिनों से, बड़े सालों से बल्कि कि आपसे मुलाकात हो। नहीं, बहुत शुक्रिया मशहूर भाई। लॉन्ग टाइम मेरे ख्याल से मुझे और आपको मिले हुए 5-6 साल हो चुके हैं। पाँच जी हाँ, छह बिल्कुल साल बिल्कुल। का वक्फा गुजर गया। ऐसे ही कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बस मैंने आपका वो देखा था पिछला जो आपने वो यूट्यूब के ऊपर एपिसोड बनाया था, तो मैंने कहा कि यार क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माजी में मेरे और आपके काफी हालात खराब रह चुके हैं। तो मैं उस वजह से थोड़ा एक मेरे दिल पे था भी कि यार मंसूर भाई कहीं मुझे ना शो पे बुला के फंसा ना ले। लेकिन मैंने फिर यही फैसला किया कि यार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम वेरी गुड। कोशिश करेंगे कि मंसूर भाई हमसे जितने सवाल पूछे हम उनका सच सच जवाब दें। मतलब जितना सच आपसे बोला जा सकता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं बोल सकते, लेकिन जितने आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह उतने आज हम बोल दें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब मैं एक चीज क्या कहते हैं नोट कर रहा था कि फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह आपने पहले भी आपने जिक्र किया, काफी तब्दीली आई है आपके अंदर, आपके ख्यालात के अंदर। मैं देख रहा था, मुझे बड़े डिफरेंट फरहान विर्क नजर आए। ये मैं सही कह रहा हूँ या आपके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई? ये असल में मंसूर भाई मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ कि मैं जब तहरीक इंसाफ में आया था तब 2014 था और मेरा एमबीबीएस कंटिन्यू था। तो एमबीबीएस के दौरान ये मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म और ये सारा काम मैंने करना शुरू किया। मैं एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, मैं प्राइवेट ग्रेजुएट नहीं हुई। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और जब ये धरने शुरू हुए तब मैंने अपनी तालीम छोड़ के मैं मतलब ये धरनों में जाता रहा और मेरे 2 साल मेडिकल के इसी काम के पीछे जाया हुए। और उस अरसे के दौरान चूंकि वो ऑब्वियसली एक बंदा जो उनसे उधर जा रहा है, कभी वो पार्टी क्यादत से मिलता है, कभी जहांगीर से मिल रहा है, इमरान खान दो से हजार मिल दो रहा है। हजार तो आपका तेरह वो जो दो हजार तेरह जी तेरह चौदह की बात हो रही है। 20 जी जी मैं दरनों के बाद से बात कर रहा हूँ। 2014 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस अरसे के दौरान फिर वो ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े लोगों से आपकी एक मुलाकात होती है, देखिए मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, ना तो मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग थी कि जी आपने इन लीडरों के साथ मिलना है या बैठना है। और एक ये था कि मेरी फैमिली का एक थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन हमारे खानदान में मतलब कोई इस लेवल पर नहीं था कि ये इन इन लोगों से मिले ना। मेरा ताल्लुक भी एक छोटे शहर सियालकोट से है, मैं वहां से इधर रावलपिंडी आया। और हुआ ये कि चूंकि एमबीबीएस के वो तालीम हमने मेडिकल की हासिल की थी, कोई पॉलिटिकल इस तरह से कभी ना सीखा, ना हमें को पॉलिटिकल थ्योरी का पता, ना इकोनॉमिक्स का पता। तो हमें तो जो ये कहते थे, हम आंखें बंद करके कहते थे कि बस इसके ऊपर हमने लबैक बोलना है। हम्म। तो हुआ ये कि ये जब 2018 हुआ, इसके बाद से इनकी हुकूमत आने के बाद मैंने कोशिश ये की कि मैं बजाय इसके कि किसी की वो टीसी वगैरह करूं और उनको कहूं कि जी आप वो मेरा भी कुछ करें। मेरी इब्तदाई कोशिश यही थी कि मैं सीएसएस के इम्तिहानात क्लियर करूं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। तो ठीक। इस मकसद के लिए मसूर भाई मैंने वो सीएसएस की जितनी किताबें थी 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ के देखी। तो उसमें मैंने पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। मतलब आपको पता है वो सीएसएस के इतने ज्यादा मजमून होते हैं। जर्नलिज्म पढ़ी, मैथ कॉम पढ़ी, जो पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। तो वो फिर जब आप एक पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो आपकी फिर वो जो एक मेंटल हालत होती है वो कोई और होती है। इसके मुकाबले में जो 2014 15 16 17 वाला दौर था, उसमें एक एमबीबीएस की तालीम वाला दौर था। उसमें हमें पॉलिटिकल थ्योरी नहीं था पता, हमें नहीं पता फाशिज्म क्या है, टॉलिटेरियनिज्म क्या है, हमें नहीं पता कि ये कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। तो जब वो चीजें पता चलती हैं फिर आपकी एक वो व्यू दुनिया का चेंज हो जाता है, आपकी सोच तब्दील हो जाती है। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ थोड़ी सी ये चीजें हुई। तो डॉक्टर साहब उस वक्त ये जब आप 2013-14 की आप बात करें, क्या एज थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरे ख्याल से मैं कोई 2021 इसी के इर्द गिर्द था। यंग यंग अभी चाप मैं में भी 31 का हूँ, तो आप मतलब मैं 31 ईयर्स का हूँ अभी इस टाइम। अच्छा।
तो उस वक्त फिर आपकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मतलब आप एक एक्टिव फॉलोअर जो है वो बनते हैं, बल्कि कारकुन ही कहना चाहिए ना कि आप एक कारकुन बन गए पीटीआई के साथ, आपने आपको मुंसलिक किया और उनके लिए सोशल मीडिया के काम या जो भी है। और वैसे मैं बाय द वे वो जो जिस वीलॉग की भी आप जिक्र कर रहे थे ना, उसके बाद पीटीआई ने मुझसे राब्ता किया। मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, पीटीआई ने मुझसे राब्ता किया, उनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम ने, और उन्होंने कहा कि जी ये फरहान विर्क के हवाले से उन्होंने मुझे अपनी ट्वीट्स का एक स्क्रीनशॉट भेजा 2015 का। उन्होंने कहा जी फरहान विर्क का तो हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, और हमने तो खास तौर पे इस पे एक अपना एक पूरा बयान हमने जारी किया था कि जी फरहान विर्क को हमारी सोशल मीडिया टीम के साथ जो है ना मुंसलिक ना किया जाए 2015 के अंदर। ये मंसूर भाई माशाल्लाह से मेरा इनसे वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं, जिस तरह से 9 मई के वाकयात पे जो इनके कारकुनान है उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। हम्म। बेसिकली ये था कि जब मैं आया था 2014 में, तो मेरी जो एक वक्त में फैन फॉलोइंग थी या ट्वीट्स के रीट्वीट्स वगैरह थे, उनकी रीच पीटीआई ऑफिशियल के जितने भी सरकारी अकाउंट्स थे इन हम्म। सबसे ज्यादा थी। और अच्छा। मैंने जो एक नया ट्रेंड शुरू किया था पाकिस्तानी ट्विटर में, इससे पहले ये होता था कि ट्विटर के ऊपर सिर्फ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या वो लोग जो कि टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता था। ओके। मैंने इसमें थोड़ी-सी एक तब्दीली ये की कि मैंने कोशिश किया कि ये जो एक आम वर्कर है, उसको अपने साथ लगाऊँ, उनके साथ नेटवर्किंग करूँ और कोशिश करूँ कि चूँकि मेरा एक अकाउंट वो था डॉक्टर एक्यू खान के नाम से पहले अकाउंट होता था, अकाउंट का मैंने नाम बदल लिया और वो सारी सूरत-ए-हाल हुई। तो वो अकाउंट एक मेरे पास बड़ा मौजूद था। मैंने क्या किया कि मैंने उससे एक जो आम बंदा था उसको कहना शुरू कर दिया कि यार अगर तुम ये चीज़ बोलोगे, जो कि हम आपसे बुलवाना चाहते हैं इस स्पेसिफिक जमात के हक में, तो मैं हम्म। तुम्हारे ट्वीटों को रीट्वीट करूँगा या तुम्हें प्रमोट करूँगा। अब हुआ ये कि उसका एक बड़ा डायनामिक इफेक्ट हुआ कि जितने भी लोग थे ट्विटर पे जिनके छोटे अकाउंट थे, किसी के 100 थे, 150 थे, 200 फॉलोअर्स थे, वो देखते थे कि एक 30,000 फॉलोअर्स वाला अकाउंट हमें दावत दे रहा है कि यार तुम आओ और हमारे हक में बोलो, तो ठीक। मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा या तुम्हारे अकाउंट को रीट्वीट करूंगा। तो ठीक है। मैं उन लोगों को रीट्वीट करता जिसके बदले में वो लोग मुझे रीट्वीट करते। तो एक ठीक है। स्टेज ऐसी थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सरकारी अकाउंट था, उसको 20 रीट्वीट मिलते थे और मैं ट्वीट करता था उसको 250-300 रीट्वीट मिलते थे। अच्छा। तो इनकी जो वक्त के साथ साथ इनकी जो रेलेवेंस थी वो कम होती गई और हुआ ये कि वो जो एक आम वर्कर था या आम लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे उनमें एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म का एक नया दौर आ गया। वो सोचने लग पड़े कि यार ये बंदा हमें प्रमोट करता है तो हम इसके साथ चलेंगे। तो इस वजह से जितना भी जो पीटीआई का सोशल मीडिया था उस पे लोग बजाय इसके कि लोग इनको देखते लोग मुझे देखना शुरू हो गए। हम्म। और फिर यही हुआ कि जो हमारी एक सियासी क्यादत थी या लीडरशिप थी उनकी नजरों में भी इनकी बजाय मैं आता गया। इसमें मंसूर भाई मैं आपको क्लियर हम्म। करता चलूं कि मुझे तरीन साहब ने 2014 में अप्रोच किया और उन्होंने मुझे अप्रोच करके कहा कि यार विर्क तुम हमारे अच्छा। साथ चलो, हमारा जो डिजिटल मीडिया है उसको तुम संभालने की कोशिश करो। मेरे साथ कुछ और एक्टिविस्ट भी थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ मिलके हम कोशिश करते हैं कि हम तहरीक इंसाफ का एक पूरा एक सेल बनाएं अपने लिए, अपने एक सेक्रेटरी जनरल ऑफिस का, और उस सेल के थ्रू हम पीटीआई को ऑपरेट करते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, मेरे लिए इससे अच्छी चीज क्या है। और उस वक्त इत्तेफाक से ये हुआ कि उन्होंने साथ हमें ये भी बताया कि जी हम्म। शुरू में हमें एक खौफ भी था, क्योंकि आप जानते हैं पीटीआई के इब्तदाई दिनों में जहांगीर तरीन साहब को कोई इतना अच्छा नहीं था समझा जाता। ये काफी इन्होंने शुकूक व शुबात भी खड़े किए हुए थे। तो हम देखते हैं कि जी उसी सेल में खान साहब हम्म। भी आ रहे हैं, हमारे साथ मिल भी रहे हैं, हमारी पजीराई भी हो रही है। उसी सेल में मैंने सोशल मीडिया टीम्स की मीटिंग करवाई है। अगर आपको पिक्चर्स चाहिए मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकता हूँ खान साहब के साथ। और ये जितनी भी इनकी मरकजी क्यादत थी, इनमें से ए टू जेड इनका एक एक बंदा, मतलब मैं इन इन लोगों को भी जानता हूँ जो कि 2018 के इलेक्शन हारे थे और आकर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ऊपर खान साहब से या तरीन साहब से मेरी सिफारिश दिलवा दो ताकि हमको वजीर आजम के ऐसे पीएम वगैरह लग जाएं। ये लोग भी हमने देखे हैं और वो बाद में बने भी। तो ये जो इनकी बातें हैं बिल्कुल मजाक का हेज हैं। आप मेरे फेसबुक पर जाएं, आपको लातादार तस्वीरें मिलेंगी। आपको अगर कोई वैसे प्रूफ देखना है, मैं आपको अगर फिजिकली आप सुने हम न्यूज में आ रहे हैं इस्लामाबाद, शायद आप आ जाए, तो अगर आप इस्लामाबाद आते हैं और मुलाकात होती है तो मैं आपको फिजिकल प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि इनकी बातें गलत हैं। इनकी ऑफिशियल टीम के होते हुए मेरी खान साहब से मीटिंग हो चुकी है 2016 की, नहीं नहीं, वो और मैं आपकी आपको उनकी पिक्चर्स आपकी भी दिखा सकता वो डॉक्टर साहब देखी हुई है, आपकी अपनी तस्वीरें भी उस वक्त की देखी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे पता है कि यू यूज्ड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। अच्छा ये बताइए कि ये जहांगीर तरीन साहब के साथ जब आप अटैच हुए तो आपके अलावा और कितने लोग थे जो उनकी टीम का हिस्सा थे? हूँ। अब मंसूर भाई बेसिकली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर हैं उन सब ने अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाई हुई है। ये सिर्फ जी। कोई जहांगीर तीन साहब नहीं, उस्मान डार हो गए, यसद उमर की भी अपनी इनकी टीम होती थी, हर चौधरी लीडर सरवर की की भी अपनी थी। अपनी एक टीम है। जी, जी। चौधरी सरवर की भी अपनी टीम थी। इन्होंने हर लीडर ने अपनी-अपनी टीमें खड़ी की थी। बेसिकली हम्म। था ये कि तरीन साहब का नाम चूँकि ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए था क्योंकि एक तो वो सेक्रेटरी जनरल थे और हम्म। दूसरा ये था कि चूँकि उस वक़्त वो ट्विटर के ऊपर जो वो ट्रोल्स थे ज़्यादातर वो हमारे साथ होते थे।
तो इसलिए वो फिर हमारी वजह से उनका थोड़ा सा हो गया। नहीं तो उनकी जो अपनी ओरिजिनल जो उनकी टीम है उसमें उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 4 कैमरामैन, 1 वीडियो एडिटर, 2 ग्राफिक डिजाइनर, वो लोग थे जो कि उनके सोशल मीडिया पेज मैनेज करते थे। कोई इस तरह से नहीं कि वो कोई ट्रोल फार्म्स उन्होंने लगाए हुए थे और बड़े-बड़े ट्रोल्स को फंड कर रहे थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा। तो ये अब आप लोगों का उस वक़्त टास्क क्या होता था? आपने चूँकि ट्रोल्स की आपने बात की, ये जो ट्रोल होता है, ये ऑपरेट किस तरह करता था? इसका क्या काम होता था ट्रोल्स का? इस पर मंसूर भाई बेसिकली वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना इंसेंटिवाइज़ेशन वाली, इब्तिदा में इनकी इंसेंटिवाइज़ेशन ये थी कि अगर आप लोग वही बयानिया बोलते हो, जो बयानिया मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, ठीक है? तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मैं आपका अकाउंट प्रमोट करूँगा। हुँ, आज आपको ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया पे बड़े-बड़े अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमारे जिनके 100-100 फॉलोवर्स थे, 50-50 फॉलोवर्स थे, 60-60 फॉलोवर्स थे। हुँ, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब हमारे साथ वर्किंग स्टार्ट की तो हमने चूंकि इस प्रोसेस को इंसेंटिवाइज किया हुआ था कि आप वही बोलो जो हम आपसे बुलवाना चाहते हैं, तो इनके अकाउंट्स को प्रमोट किया जाता था। और फिर ठीक है। वक्त के साथ साथ इन सारों के अकाउंट्स ग्रो होते गए और ये जो एक नेटवर्क था ये बहुत मैसिव स्केल पे बड़ा होता गया। मैं पीटीआई को एज ए नेटवर्क, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है या मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, मैं इसको उस तरह की एक चीज के तौर पर देखता हूँ कि हुँ, जिसमें फिर एक टॉप पे एक शख्सियत है, फिर उसके नीचे 4 लोग हैं, फिर उसके नीचे 8 लोग हैं, फिर 16 लोग हैं, फिर 32 है, फिर 64 है। ये इस तरह से पूरा एक वो पिरामिड स्कीम टाइप चलती है। अच्छा और ये इनकी अगर आप हिस्ट्री भी देखें। हुँ। जी, जी, बोलिए, जी, बोलिए, जी। आप बात कंप्लीट करें। इनकी अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो वो भी ऐसी ही चलती है कि इनकी स्कीम में वो जो लोग ऊपर थे वो वक़्त के साथ-साथ हटते जाते हैं, लेकिन वो जो स्कीम है वो नीचे से ग्रो करती जाती है। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात एक एक साफ़ी साहब के प्रोग्राम के अंदर मैं एक बात सुन रहा था, आपने फरमाया कि मेरे माज़ी के गुनाह हैं, किसी तरह वो धुल जाएँ, जो मैंने किए हैं। क्या गुनाह हैं? आप अगर उसको एक्सेप्टेंस अगर आप करना चाहें, तो व्हाट वुड दैट बी? अगर 2 या 3 अगर आप नाम लेना चाहें तो? मंसूर भाई देखिए, मेरा ख्याल से जो हमारा एक सबसे बड़ा गुनाह था वो तो ये था कि खान साहब की बातों को हमने आँखें और कान बंद करके मान लिया। हुँ, ठीक है? हमने ये समझा कि वो जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, जिस तरह वो कह रहे हैं वो उसी तरीके से डिलीवर करेंगे, क्योंकि उनका ऑब्वियसली एक जो एक बोलने का स्टाइल है, आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी बंदे में हो ही नहीं सकता। तो ये शायद जो कह रहा है ये ठीक, एक्चुअली ठीक। उस चीज़ को मीन करता है। और वो वक़्त के साथ-साथ जब मैंने उस चीज़ को एक स्टडी किया, उनके बिहेवियर हुँ, को स्टडी किया, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ कि 2016 का दौर था, चूँकि हमारा एक सोशल मीडिया पर बड़ा इन्फ्लुएंस था और पीएमएलएन हमसे काफ़ी तंग थी। हुँ, तो मुझे इत्तला मिली कि जी नून लीग स्पेशली साइबर क्राइम लॉ इसलिए लेकर आ रही है ताकि वो मुझे बंद कर सके, कि मेरी आवाज़ को बंद कर सके ना। और वो था भी इस तरह क्योंकि हमने ऑब्वियसली उनकी नाक में एक दम करके रखा हुआ था, तो वो बहुत तंग थे। तो वो उन्होंने जी साइबर क्राइम लॉ लाने का ऐलान ठीक कर है। दिया, पाकिस्तानी मीडिया पे शोर चल रहा है, मेरी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, मैं कह रहा हूँ यार ये ऐसी कोई लॉ ले आए हुँ, तो कल को मुझे ही ना जेल में डाल दें, क्योंकि ऑब्वियसली हम इनकी मुखालफत करते हैं। मैं बदी वाला गया, मैंने कहा खान साहब वो नून लीग जो सी है ना एक साइबर क्राइम लॉ लेके आ रही है और इस लॉ के तहत उन्होंने ना मुझे हुँ, जेल में डाल सकते हैं, हमारे लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, आपकी सपोर्ट चाहिए। तो खान साहब ना मुझे इसके जवाब में ना हंस के कहते हैं तुमने मरियम को बहुत तंग किया बहुत तंग किया तुमने। और इस तरह करके चल आगे चले गए। अच्छा, मैं पीछे ठीक। परेशान होके सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार खान साहब मैं इधर जेल जा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर हंस के आगे चले गए। तो होता ये था कि जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है या कोई ऐसी स्टेज आती है जहां पर हमें फील होता कि यार ये हम इधर फंस सकते हैं या कुछ होने लगा है, हाँ हुँ, साहब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो हमें जानते ही नहीं। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंसेस हुए जिसके बाद ना मुझे आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होना शुरू हो गया कि भाईजान ये काम ठीक नहीं हो, ये रहा है कि आपको यूज़ किया जाता है, फिर आपको अब्यूज़ किया जाता है। अब हुँ, ये जो पीटीआई ऑफिशियल ने आपको ट्वीट्स भेजी, क्या आप जानते हैं इन ट्वीट्स के पीछे वाकया क्या था? कि हुँ, 2015 में खान साहब चले गए इंडिया, इनको हुँ, मोदी साहब ने दावत दी थी। ठीक है। अच्छा, अब हमें चूँकि 2014 से एक नैरेटिव ये फीड किया गया था कि जी खान साहब जो से हैं वो मोदी के खिलाफ हैं और मियाँ साहब मोदी के यार हैं। आपको याद होगा कि मोदी को चूड़ियाँ दो और इस तरह की बातें होती थी। हुँ, तो मैंने कहा कि यार खान साहब अब चले गए इंडिया, तो हमें लोगों ने अटैक तो करना है। तो हमने ना उस टाइम स्ट्रेटेजाइज़ किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने एक ट्रेंड चला दिया, मोदी बेग्स इमरान खान फॉर ए मीटिंग। तो इन्होंने क्या किया कि वो एक ट्रेंड वो सोशल मीडिया पे चला, इंडियन मीडिया ने पिक कर लिया, उन्होंने भी चलाना शुरू कर दिया, जी मोदी ने खान साहब से भीख मांगी और इस तरह का ना वो एक फनी किस्म का ट्रेंड था। हमने कहा यार चलो वक्ती तौर पे लोगों को ठंडा करते हैं, लोग ठीक कह है। रहे हैं इमरान खान और मोदी मिल गए। इन्होंने उस ट्रेंड के लिए इनको वो मैसेज आया कि जी इसको डिसोन करो, इस बंदे को ना। मुझे इन्होंने डिसोन कर दिया और वो ट्वीटें श्वीटें कर दी। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, 7 दिन बाद लीडर साहब मेरे साथ बैठते हैं और मुझे बैठ के कहते हैं यार देखो, तुम हमारा असासा हो, तुमसे अच्छा बंदा दुनिया पे कोई नहीं, तो ये लोग लेस टैलेंटेड हैं, तुमने जो है ना
खुद इसको लेकर चल रहे हैं और तुम लगे रहो, तुम इनकी हम्म, फिक्र ना करो, मैं ये सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। हम्म, और इस तरह करके जी मुझे बड़ा पुरजोश करके उसके बाद जी चंद दिनों बाद मेरे साथ तस्वीरें भी आ रही हैं और सारे ये जो ऑफिसर्स वाले हैं ये भी अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि यार इस बंदे को इन्होंने आपसे डिसऑन करवाया है और खुद इस बंदे के साथ बैठे हुए हैं। और अच्छा, मैं भी अपना सर पकड़ के बैठा हूँ कि यार पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से मेरे खिलाफ ट्वीटें हो रही हैं लेकिन ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छा, ये करते क्या थे कि ये हमें आगे लगाकर खुद पीछे हट जाते थे बार बार। और मैं हम्म, इसीलिए मैं ये जो 9 मई के वाक्य के ऊपर मैं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे साथ ये चीजें कई दफा हो चुकी हैं। वो डेजा वू होता है ना कि एक बंदा कहते हैं यार देखो मेरे साथ इन्होंने इस तरह किया, तो हम्म। ये अपने जो बाकी वर्कर हैं उनके साथ ये क्या करते होंगे। ये लेकिन डॉक्टर साहब इस सारी चीज के अंदर सो बेसिकली और ये जो आप क्योंकि मैं आपकी बात से मुझे ये तासुर मिला है कि आप नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो भी पार्टी के लिए आप ऑब्वियसली करते थे, हैशटैग्स बनाना, ट्रेंडिंग के अंदर जो है वो हैशटैग्स को लेकर आना, दैट वाज योर फर्स्ट प्राइमरी कंसर्न कि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ा सकें, ऐसे ही है? जी, जी। असल में मंसूर भाई इस पे थोड़ा-सा ये था कि मेरी ना एक इब्तिदा से ही सोच रही है कि हम ना थोड़े मुल्क की साइड लें। हम्म, पीटीआई के साथ भी ना मेरा जो एक बुनियादी एक मेरे अपनी सोच थी और एक ऑब्वियसली एक पार्टी की सोच थी। ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये नहीं मैं कहता कि जी मैं मुकम्मल पार्टी की लाइन टू करता था, ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा-सा एक प्रो आर्मी, प्रो इस्लाम ज़रा थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव किस्म का बंदा हूँ। तो ठीक, मैं क्या करता था कि मैं हमेशा से ही 2014 से भी आपने देखा होगा कि एक मेरी एक साइड प्रो आर्मी थी। मैं प्रो आर्मी कैंपेन भी चलाता था, मैं प्रो इस्लाम भी चलाता था और फिर मैं प्रो पीटीआई भी चलाता था। हम्म, इधर क्या होता था कि इनको इब्तिदा में जब मैं इंडिया के खिलाफ ट्रेंड करता था, इनको बड़े मसले मसाइल होते थे। आपने वो देखा होगा, वही वो जो मोदी के ऊपर मुझे इन्होंने डिसोन भी किया। मुझे अक्सर इनकी तरफ से पैगाम आए कि जी आप ये जो इंडिया के खिलाफ हैशटैग्स वगैरह करते हैं, ये आप ना किया करें और इससे जी हमारी जो सी सपोर्ट बेस बड़ी मुतासिर होती है। तो अच्छा, मुझे कई दफ़ा इब्तिदा में इस तरह के पैगामात भी दिए गए, मैंने इनकी बातें नहीं सुनी। ठीक लेकिन है, वो चूँकि एक इनको एक चीज़ नज़र आती थी कि ये बंदा इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुका है कि हमें इसको यूज़ करना चाहिए, तो ये फिर मुझे इस तरह तरह-तरह की चीज़ों में यूज़ करते रहे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्सर हम्म, जो कैंपेन्स थी ट्रोलिंग वाली, उसमें हमें प्रॉपर कहा जाता था कि आप लोग ये करें और हम इनके कहने पर करते थे, हम मुझसे नहीं थे करते। उसमें एक सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि उमर चीमा के खिलाफ ना शुरू में काफ़ी ट्रेंड चलाए गए। हम्म, मतलब उमर चीमा ने एक दफ़ा ट्वीट्स कर दी, हमने फिर उसके ऊपर प्रॉपर वो कैंपेन चलाई और उस बेचारे से वो ट्वीट्स डिलीट करवाई कि उन्होंने भी ट्रोलिंग से घबरा कर ट्वीट्स डिलीट की और ये वो पूरा एक वाक़या है जिसका ज़िक्र आपको ना रियाम खान की बुक में भी मिलता है। तो मैंने ये चीज़ें खुद अपनी आँखों से होती देखी हैं और मैंने फिर वो रियाम खान की बुक में भी वो पूरा वो वाक़या आप अगर देखें आपको वो मिलेगा उमर चीमा की ट्वीट्स वाला कि जी कैसे वो ट्रोलिंग करके वो करवाई गई और वो हमने खुद किया था। उमर उमर चीमा के साथ जहां तक मुझे याद आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में एक दफा उन्होंने ट्वीट किया था किसी लड़की के बारे में इस्लामाबाद के अंदर कि जी कोई लड़की है, नहीं, ये वो नहीं, ये वो एक और वाला। वाक़या था, ये कोई नहीं, नहीं, ये उससे डिफरेंट था, लेकिन ये भी इसी तरह का ही कोई वाक़या था। मुझे अब उसकी डिटेल्स याद नहीं, लेकिन वो रेहमान की बुक में आपको उसका एक इंसिडेंट मिल जाएगा। अगर आप कभी स्टडी करें ना, तो आपको मैंने मिल जाएगा वाक़या, वो पढ़ी तो रेहमान हुई की है, बुक में लिखा हुआ पढ़ी तो मैंने हुई है। है। जी, जी। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आप जब चूंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट, तो दीगर जितने भी जर्नलिस्ट, उसमें मैं भी शामिल था ऑब्वियसली, आपकी आपकी जानिब से या आपकी ग्रुप की जानिब से या पार्टी की जानिब से मेरे ऊपर भी अटैक्स होते थे, आसमा शिराजी के ऊपर होते थे, हामिद मीर के ऊपर होते थे। आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन थी इस बारे में कि हाँ भाई ये इन्होंने कोई लिफाफे लिए हुए हैं या ये करप्ट हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? यार मशहूर भाई, हमें यकीन माने हमें 100% श्योर था कि ये जो लोग हैं, ये करप्ट हैं। इन्होंने पैसे लिए हुए हैं हम्म, और ये लोग जो से हैं लिफाफे ले लेके काम करते हैं। मतलब हमारी जो एक मेंटल कंडीशनिंग थी वो ऐसे ही की गई थी। हमें यही बताया गया था कि जो भी इमरान खान के खिलाफ बोलता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा वो करप्ट आदमी है, वो जुल्म का हमायत करने वाला है, वो ऐसा बंदा है जो कि मुल्क का गद्दार है, वो ऐसा बंदा है जो कि इंडिया से पैसे लेता है, बाहर की एजेंसियों से पैसे लेता है और पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। ठीक और है। मैं आपको श्योर शॉट बता रहा हूँ कि उस वक्त जो मेरी एक जहनी हालत थी या जहनी कैफियत थी, मैं यही समझता था कि ये लोग वाक़ई ऐसे हैं। मतलब मैं कोई एक एक ये होता है कि एक बंदा गलत काम करता है और उसको पता होता है कि यार मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। हम्म, उन दिनों हमारी मेंटल कैफियत यही होती थी कि हमें पता था कि यार ये लोग हैं ही ऐसे और हमने इनसे मुल्क को बचाना है और हमने इनको रोकना है, तो हमारे लिए एक यही एक हकीकत थी जो ये कि जहाद है। बनी हुई थी। और इसमें जी, जी। हमारी मतलब बिल्कुल इसी तरह की हमारी एक मेंटल कंडीशन ही ये थी। हम्म, आज भी ये जो लोग बेचारे लगे हैं, इनकी भी मेंटल कंडीशन यही है। हम्म। नहीं तो, लेकिन आज तक आपने कभी किसी जर्नलिस्ट के हवाले से ऐसा कोई प्रूफ आपको कभी कोई दिखाया गया कि ये देखें, ये इसकी करप्शन के इसके सबूत हैं या इसको पैसे मिले हैं किसी से, कभी कोई ऐसा कोई प्रूफ देखा आपने? नहीं, नहीं। बिल्कुल, कभी कोई ऐसा प्रूफ़ हमने नहीं देखा। बेसिकली होता ये था
कि हमारे, चूंकि हमने कभी किसी से मिले नहीं, हमारा वो एक्सपोजर उस लेवल का नहीं होता। यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये जो एक आम सोशल मीडिया ट्रोल आपको नजर आता है, हम्म, छोटे शहरों में रहने वाला या उस तरह से जिसका कभी कोई एक्सपोजर नहीं। अब देखिए मेरे लेवल पे, मैं बेशक एक मिडिल क्लास से आया हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत ज्यादा एक्सपोजर बना हुआ है। मैं सहाफियों को जानता हूँ, सियासतदानों को जानता हूँ, मैंने उनके साथ 5-6 साल वक्त गुजारा है। आप हम्म, इसके मुकाबले में एक ऐसे शख्स को समझे जो कि बेचारा सखर में रहता है या किसी गांव में रहता है या किसी देहात में रहता है, वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव है, उसके लिए जो एक उसका परसेप्शन है वो यही है कि यार ये जितने सहाफी हैं इनको अमेरिका से डॉलरों के हिसाब से बक्से मिल रहे हैं, हम्म, इनको इंडिया से बक्से मिल रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, बाहर की एजेंसियां इनको फंड कर रही हैं। हम्म, और वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर सहाफियों के खिलाफ एक बड़ी सिस्टमैटिक कैंपेन चली, जी, कि वो सारे सहाफियों की वो तस्वीरें आ जाती हैं बड़े बड़े ग्राफिक्स में कि ये जी कलम फरोश सहाफी हैं, कलम फरोश सहाफी हैं। और ये वो चीजें हैं जो कि उस वक्त आपको बैसियत साफी हो सकते हैं, आपको ना वो चीज इस तरह से इम्पेक्ट करती हो ना, क्योंकि आप तो ये चीजें देखते होंगे, आप इम्यून हो गए होंगे। हम्म, लेकिन एक वो बंदा जो कि बेचारा बिल्कुल नया है, वो किसी गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, वो जब भी सोशल मीडिया पर ये चीजें देखता है, वो समझते हैं कि हाँ यार ये वाकई कलम फरोश है, हमें ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये बिल्कुल सच है। और इसी तरह ही जो उस टाइम हमारी एक मेंटल कंडीशन थी, मैं भी यही समझता था, मैं आपसे गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने वक्त के साथ साथ उन साफियों से मिला, मतलब मैं ये सलीम साफी साहब से मिला, तो मैंने कहा यार ये बंदा तो बहुत मुखलिफ है। हमें जो बताया गया वो तो ये बताया गया कि ये इमरान खान का बड़ा जानी दुश्मन है, लेकिन ये बंदा जब बातें करता है तो ये तो बड़ी वैलिड बातें करता है। फिर ये मैं हम्म, बाकी साफियों से मिला उस टाइम, मतलब ये जो अरशद शरीफ साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए, उनके साथ मतलब हमारी एक वो लड़ाई हो गई यही पार्टी मामलात के ऊपर, कि वो खान साहब के ऊपर कोई बात करते थे, हम जी जो आप में उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते थे। फिर वो अरशद भाई ने मेरे खिलाफ ट्वीटें करनी शुरू की, फिर बाद में उनसे सुलह हो गई, उनसे मुलाकात हुई। तो वो भी वाकया मुझे याद है। तो हम्म। होता ये था कि जब हम किसी से मिलते थे तो वो पर्सनैलिटी कुछ और होती थी, लेकिन जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता था वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। तो आपने कभी डॉक्टर साहब कहा नहीं खान साहब को या पीटीआई के किसी ओहदेदार को कि भाई ये बड़ा खतरनाक काम है, मतलब इन जर्नलिस्ट की फैमिलीज को टारगेट किया जाता है या उनकी फोटोशॉप लोग तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं, ये दिस कुड बी वेरी डेंजरस फॉर देम। इस पर मंसूर भाई देखिए, मेरा एक थोड़ा सा था कि जब ये सारा काम शुरू हुआ, तो शुरू में तो हमें बिल्कुल ही कोई अंदाजा ही नहीं था कि इस चीज का एक इम्पैक्ट क्या आ सकता है। ठीक है। हम तो यही समझते थे कि यार ये कोई सोशल मीडिया पे ना एक तंजो मजाक चल रहा है, हमने जी किसी को ट्रोल कर दिया, उसकी ऐसे फोटोशॉप करके फोटो लगा दी, ये उमर चीमा आ गए जी, उनके ऊपर जी लिख दिया जी वो द स्लेव ऑफ जर्नलिज्म, और ये वो इस तरह के मतलब हम्म, फिक्रे लिख दिए, उनकी शक्लें बिगाड़ दी, और ये चीजें लोग प्रमोट करवाते थे। हम्म, वक्त के साथ साथ हमें इस चीज का बाद में एहसास होना शुरू हुआ कि यार ये जो चीजें आप कर रहे हैं इसका वाकई एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है। हम्म। अब ये मंसूर भाई आप देखते होंगे कि आपके माशाल्लाह अकाउंट के मेरे ख्याल से 1 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे ही है। तो मेरे मेरे साथ भी क्या था कि मेरे ट्विटर अकाउंट के, ट्विटर की बात कर रहे हैं। जी जी, मेरा 2.8 मिलियन है अभी। 2.8 मिलियन। अब होता ये है कि आपके वो जो 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अक्सर आप ट्वीट करते होंगे तो आपकी ट्वीट को कितने रीट्वीट मिलते होंगे, 500, 1000, 2000, 3000, नहीं तो 4000, इतना ही है ना। जी, जी। लेकिन आपके फॉलोअर्स पीछे 28 लाख हैं। हम्म, मुझे उस टाइम यही लगता था कि ये एक नंबर है जो कि आपके अकाउंट के पीछे लिखा होता है। लेकिन मैं जब फिर मार्केट में जाता था, लोगों से मिलता था, तो मुझे कोई शख्स कहता था यार फरहान भाई मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप मुझे फॉलो करती हैं, तो आप मुझे बताएं आपका हैंडल क्या है। अब उस बंदे का हैंडल होता था 7123456 7XYZ। ठीक है। और ऐसे अकाउंट जब भी आप ट्विटर पर देखते हैं आपको लगता है कि यार ये शायद कोई फेक अकाउंट्स है, कोई ट्रोल्स हैं, जीरो फॉलोअर्स हैं और इनके अजीबो गरीब हैंडल्स हैं, हम्म, लेकिन वो लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इधर भी फिर वक्त के साथ साथ एहसास होना शुरू हुआ कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं इसका वाकई एक सोसाइटी में इम्पैक्ट आ रहा है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की आपकी वो तंजो मजाक वाली ट्रोलिंग नहीं है, इस चीज का वाकई माशरे में एक असर होता है। हम्म। तो डॉक्टर साहब ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, मतलब इसके बाद इस वक्त भी जाहिर बात है, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने पिरामिड्स की बात की थी, उन पिरामिड्स के अंदर आप रिप्लेस हो गए, अजहर मशवानी, अरसलान खालिद, अब ये लोग आ चुके हैं और ये लोग अब इन ये चीजों में बड़ी ये जो इंफ्लुएंस हैं। पीटीआई की, मंसूर भाई ये जो पीटीआई की पिरामिड स्कीम है ना, ये सिर्फ एक लेवल पर नहीं, ये मल्टी लेवल पिरामिड स्कीम है। देखिए आप इसको मेरे लेवल पे ना देखें, आप इसको लीडरशिप लेवल पे देखें कि हम्म, पीटीआई स्टार्ट होती है अकबर एस बाबर के साथ, अकबर एस बाबर हट जाते हैं, फिर उसके नीचे फौजिया कसूरी, जस्टिस वजी आते हैं, वो हट जाते हैं, फिर जहांगीर तरीन, अलीम खान चौधरी सरवर आते हैं, वो हट जाते हैं। आजकल फिर एक नई वो पौध आई, फवाद चौधरी, शीरीन मजारी और ये सारे लोग, अब वो हट गए। अब उसके बाद एक वो नई पिरामिड स्कीम आ रही है, वो रऊफ साहब और वो बाकी सारों के साथ। तो हम्म, आपको लीडरशिप लेवल पे भी यही पिरामिड स्कीम नजर आती है। आप मुझे ये बताएं कि जब इतने ज्यादा लोगों को वक्त के साथ साथ मसला है, तो फिर मसला आपकी पर्सनैलिटी पे है। देखिए आपसे, आप एक बंदे से लड़ते हैं, आप दो से लड़ते हैं, आप तीन से लड़ते हैं, आप चार से लड़ते हैं, लेकिन जब आप 10 लोगों से लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि उन 10 लोगों में मसला नहीं, मसला आपके अंदर है।
ठीक है। तो खान साहब की भी जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो ऐसे ही है कि वो वक्त के साथ साथ लोगों को एहसास होता जाता है कि यार ये बंदा जो से हमारे साथ फेयर नहीं चल रहा, ये हमें यूज कर रहा है, और फिर वक्त के साथ साथ लोग अलहदा होते जाते हैं। ये जो 9 मई के बाद लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, हम्म। मेरा इसके ऊपर डे वन से ही मौकफ ये था कि यार ये लोग अपनी पार्टी की सूरत हाल देख चुके हैं, इन्हें पता है जस्टिस वजी के साथ क्या सलूक हुआ, और उसमें मैं भी शामिल था। मैं आपको ये भी बता दूं, जस्टिस वजी के खिलाफ कैंपेन चलवाई गई, मुझे कहकर चलवाई गई, ठीक है, उसमें भी ये ऊपर क्यादत का माशाल्लाह पूरी इनका हाथ शामिल था, इनके कहने पर चलाई गई। ये जो हामिद खान साहब जो से हैं, इनके ऊपर कैंपेन चलाई गई, और ये गुनाह इन्होंने हमसे करवाए हैं। अब हमें जब उस टाइम हमें फील होता था कि यार हो सकता है ये लोग पार्टी के बड़े शदीद दुश्मन है, इन्होंने पार्टी का बड़ा नुकसान किया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने वो जिस जहांगीर तरीन साहब को इस्तेमाल किया, बाद में उनके खिलाफ भी वही कैंपेन चलाई, तो फिर हमें समझ आया कि यार वो लोग तो उनकी जगह ये नया बंदा आ गया, इसको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया। हम्म। और अब ये है कि इनकी जगह अब नए लोग आ गए, अब शीरीम जारी, फवाद चौधरी, इन सब लोगों को गालियां दिलवाई जा रही। अच्छा, तो ये इसमें पूरी एक स्कीम के तहत। लेकिन इसमें इसमें डॉक्टर साहब एक एक डिफरेंस एक और भी है कि 1 मिनट के लिए जरा ट्विटर से उठ के जरा यूट्यूब की तरफ आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर मैं अक्सर औकात जो कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बैठ के खान साहब की सुबह से लेके शाम तक तारीफों की वीडियोस बनाते रहते हैं, खान छा गया, खान ये कर दिया, खान ने वो कर दिया, और ये कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। वो भी एक नैरेटिव बिल्डिंग की हो रही है ऑब्वियसली, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले हम हैशटैग्स की जी बात जी। कर रहे थे, वो हैशटैग सपोर्ट में भी होते थे, अगेंस्ट भी होते थे। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो एक ये सिलसिला चल रहा है। मेरा ये मानना है, मैं उनको लौंडे लपाड़े कहता हूँ इन यूट्यूबर्स को, मेरा ये मानना है इनका काम सिर्फ एक फोकस होता है कि चूंकि पीटीआई की एक बड़ी हैवी फॉलोइंग रही है और है यूथ की तरफ से, खास तौर पे वो जो 18 से 30 साल का जो एक यंगस्टर है जो ज्यादातर अपना टाइम फोन के ऊपर गुजारता है, तो उसको टारगेट करने के लिए ये कंटेंट डिलिबरेटली इस तरह का बनाते हैं कि इररिस्पेक्टिव कि वो सही है या गलत है, बस प्रो पीटीआई कंटेंट बनाते रहो, डॉलर बनाते रहो, पैसे बनाते रहो, और इररिस्पेक्टिव कि उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, या उससे आप सच्ची बात कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बस इसी डायरेक्शन में चलते रहो। क्या ये बात सही है, ये जो मैं कह रहा हूँ? इस पर मंसूर भाई मैं आपको बताता हूँ कि आज से 1 साल पहले तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ही मशहूर यूट्यूबर जर्नलिस्ट टाइप एक शख्स थे, उनके पास में गया और उनसे मेरी मुलाकात हुई, मुझे इत्तेफाक से रास्ते में मिल गए हैं, उनसे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। और हम्म। मैंने उन्हें कहा कि यार ये आपको नजर नहीं आता कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने ये बुजदार के साथ क्या किया, पंजाब के साथ क्या सलूक किया, ये क्या, हम्म। ये बल्कि बुजदार वाला वाकया भी आपने मुझसे सुनने में आपको इसके बाद सुनाऊंगा। अच्छा, तो ठीक। इन्होंने बुजदार साहब के साथ किया और ये जो बाकी सारे वाकयात होते रहे हैं, तो आपको एक भी दफा एहसास नहीं होता कि यार ये आप इस मुल्क के नौजवानों के साथ क्या सलूक कर रहे हो, क्योंकि मेरी उनसे 30 लाख दुआ, मैंने उनसे फ्रेंकली पूछा, ठीक है। उस बंदे ने मेरी पूरी बात सुन के जवाब भी उसने मेरे साथ क्या किया, उसने ऐसे ऐसे किया। अच्छा। ठीक है, ये मैं आपको एक हकीकी वाकया बता रहा हूँ, और वो बंदा बड़ा पॉपुलर है। तो मुझे वो देखकर उस टाइम एहसास हो गया, मैंने कहा यार ये जो बंदा इनकी सपोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि उस बेचारे का घर चल रहा है। हम्म। और वो यही होता है कि इनकी जितने भी एक ओवरसीज सपोर्ट बेस है, मेरे यकीन माने मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, मेरे एक डॉक्टरों का, हमारे 6 दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैं हम्म। उस ग्रुप में अक्सर अपने दोस्तों से बहस करता हूँ। उनमें से जो दोस्त ओवरसीज हैं, जब भी उनसे बहस करूं वो मुझे कहते हैं कि यार तू पेड आदमी है, तू पैसे लेता है इसलिए तू हमें कन्विंस कर रहा है। मतलब हम्म। इस हद तक इनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपने जिंदगी के 5-5 साल गुजारे, आप उनसे भी बहस करने लग पड़ो तो वो भी आपको पेड कहने लग पड़ते हैं। तो इस मैसिव स्केल पे, और इत्तेफाक से वो सारे भी ओवरसीज है, मैं आपको ये भी बताता चलूं। तो अच्छा। इस मैसिव स्केल पे ये काम किया गया है कि वो, इसमें इब्तदा में हमने ये गन डाला, हमने कहा कि यार जो भी हाथ के खिलाफ बात करता है वो पेड है, वो टाउट है, वो ये है, और आजकल हमें ये सब कुछ सुनने को मिलता है, तो इसलिए ना मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि यार ये वो हमारे पापों की सजा है जो कि हमें वापस आ रही है, आपके तो कोई आपके बात नहीं, हमें आपके भी ये बोए हुए सारा, बीज हैं ये मेरे बोए हुए बीज है जिसके ऊपर ना फिर मैं आजकल बड़े सुकून से बर्दाश्त करता हूँ, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, हम्म। और मैं बड़े तहमुल से सुनता हूँ कि यार वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा वही बयानिया है जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लगाया हुआ है। अब नहीं। इस पे मशहूर भाई ये कि सिर्फ ये जर्नलिस्ट नहीं, मैं आपको इससे मजे की बात बताऊं, एक रिटायर्ड जनरल साहब थे जो कि पीटीआई की बड़ी सपोर्ट करते हैं। हम्म। मैं एक दफा, मुझे वो मिल गए एक जगह और मैंने जाकर जनरल साहब को पकड़ लिया। अच्छा। ये अभी ये 9 मई के बाद का वाकया है। हम्म। मैं कहा जनरल साहब, मैं पीटीआई को देख चुका हूँ, मैंने इनके साथ 10 साल गुजारे हैं, मेरा इमरान खान के साथ जाती तजर्बा है, मेरी मुलाकातें होती रही हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तहरीक इंसाफ, आप ठीक है, आपको एक फौज से मसला है, देखिए फौज के पाकिस्तान में माशाल्लाह मिल गए, हम्म। फौज ने मुल्क में, ठीक है, बड़ी ज्यादतियां भी हुई, बड़े वाकयात हुए, मैं ये चीजें तस्लीम करता हूँ। ठीक। मेरा इसके ऊपर सिंपल सा मौकफ ये है कि फौज का जो भी कसूर है, तहरीक इंसाफ उसका मुतबादल नहीं हो सकती, बिकॉज दिस पार्टी हैज नो प्लान।
ठीक तो है। आप अगर अपनी फौज को कमजोर करते हो तो आप उसकी जगह इन जोकर्स को लेकर आओगे जिनके पास प्लान ही कोई नहीं। तो मैंने उधर जाकर उनसे भी यही बात की, मैंने कहा सर आपने तो सर्व किया है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, एज ए जनरल आपने रिटायर हुए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों इनकी सपोर्ट करते हैं। आपको शायद मुझसे ज्यादा नॉलेज है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप इनकी सपोर्ट करते हैं, और मुझे वो चीज समझ नहीं आती, हालांकि मैं 10 साल इनके साथ गुजारी। ठीक है। उन जनरल साहब ने मुझे जवाब दिया कि यार देखो, मैं तो इमरान खान से जिंदगी में एक भी दफा मिला भी नहीं, तो अच्छा। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसा बंदा है, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा जनरल साहब इसीलिए इसीलिए मुझे समझ लग गई है कि आप क्यों इनकी सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जो लोग मिले हैं, जो लोग जानते हैं, ये जो 9 मई के बाद आपकी सारी क्यादत पीटीआई की छोड़कर गई, शीरी बाजारी, फवाद चौधरी, ये सारे जानते हैं, इनको पता है कि हाँ साहब मुश्किल वक्त में किसी को भी बस के नीचे थ्रो कर देते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती। तो ये सारी इसी वजह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब मुझे पता है ये पीटीआई वाले बड़े था दुख के साथ उस दिन कह रहे थे जी मुराद राज साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुराद राज साहब आप आज सुबह माशाल्लाह वो तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हो गए हुए, तो मतलब वैसे उनकी आंखों में इतने आंसू थे तो उन्होंने क्यों दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी थी। तो ये जितनी भी क्लोज लीडरशिप है वो सब जानती है कि इनके साथ क्या होता रहा है। खान साहब की एक वो पर्सनैलिटी जो एक टीवी पर आती है वो डिफरेंट है, जो एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीयत बुरी है, ये चीज मैं वाजे कर दूं कि खान साहब की नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन होता ये है कि एक बंदा थ्योरी में अच्छा है, वो प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं, वो डिलीवर नहीं कर सकता, तो फिर उसको मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल से पीछे हट जाना चाहिए, उसको सिर्फ थ्योरी की हद तक रहना चाहिए। मैं इसको 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 इसी तरह मैं देखता हूँ कि जाहिर बात है, मेरी मेरी आदत है, मैं कभी किसी पे ये गद्दारी के या कुफर के फतवे नहीं मैं लगाता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान की कैपेबिलिटी है। खान साहब, लेट्स फॉर एग्जांपल, खान साहब एक बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे, बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, बॉलर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा एथलीट था तो वो कल को स्विमर भी या फुटबॉलर भी बहुत अच्छा होगा। नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। वो खुदा ने उनको शायद उसी गेम के लिए बनाया था, उस गेम में माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एक्सेल किया। तो जस्ट बिकॉज एक शख्स जो है क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कल को वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर भी बन जाएगा, जरूरी नहीं है। वो शख्स तकरीरें बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कल को एक वजीर आजम बहुत अच्छा होगा। एंड वाइस वर्सा, बहुत से ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो शायद अच्छे तकरीर करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी गवर्नेंस की तरफ जाएंगे तो वो बहुत अच्छे गवर्नेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को अपने चला सकते हैं। सो आई थिंक ये इस चीज का भी वेरिएशन है। आप उस्मान बुजार से के हवाले से कोई वाकया सुनाना चाह रहे थे, वो बताइएगा। अच्छा बसूर भाई, जब ये उस्मान गुजार साहब जिस दिन वजीर आला बनने लगे ना, हम्म। तो उसी दिन इत्तेफाक से हमें ऑर्डर जारी हुए कि लाहौर जाओ और बुजदार साहब से मिलो और जरा ना इनका सोशल मीडिया आपने देखना है। ठीक है। तो है, हमें नहीं था पता उस टाइम कौन है उस्मान बुजदार, हमने बस नाम सुना उड़ता उड़ता, हमने कहा यार चलो पार्टी की तरफ से टैक्सेस जारी हुए हैं, लाहौर जाते हैं, जाकर मिलते हैं। अच्छा इनका भी फर्स्ट डे था ऑब्वियसली ऑफिस में, ये उधर एक घर में बैठे, हम्म। और उधर है मैं था, मेरे साथ कुछ और तहरीक इंसाफ के लोग थे 2-3 ना, तो उनके साथ हम जाकर मिले। तो उधर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैठे हुए थे, तो बुजदार साहब ना उनको एक वाकया सुनाना शुरू हो गया। हम भी क्या बड़े उस टाइम प्राउड थे, हमने कहा यार हम वजीर आला साहब से मिल रहे हैं, बड़ा हमारे लिए फख्र का मौका है। तो वजीर आला साहब ना उस लीडर को सुनाने लग पड़े कि साईं सवेरे सवेरे मैं उठिया सा ते मैनू पता लग गया मैं वजीर आला बन गया, ते मैं इधर बाहर गया, ते बाहर इधर चौकी सी, उत्थे कांस्टेबल एक सुता पिया सी, मैं ओनू जाके जगाया, मैं क्या वेख तेरा वजीर आला, मैं वजीर आला बन गया। वो कांस्टेबल मैनू कहंदा तू कित्थों दा वजीर आला है, तू कोई वजीर आला नहीं। मैं वापस गया, मैं फिर सैकटरी नू बुलाया, मैं क्या जा जाके उस कांस्टेबल नू पक्खा दे के आ ते ओनू दस कि ओदा वजीर आला ओदे कोल आया सी। तो बस उन्होंने ये वाकया सुनाया, फिर कहते हैं वो मेरा सेक्रेटरी ने जाके जब उसको पंखा दिया तो वो कांस्टेबल की आंखों में आंसू आ गए कि वजीर आला मुझसे मिले। जब मैंने वाकया सुना था तो मुझे उस टाइम मेरे जेहन पे काफी जोर के साथ ढोल बजने शुरू हो गए, मिर्च साहब ये पाकिस्तान के साथ ना कुछ खराब हो चुका है। और उस दिन के बाद से ना मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टी एक नैरेटिव था आप देखते होंगे, मैं उससे ना डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। मैं कि यार बेहतर ये है कि इधर इधर से आप जितनी इज्जत बचा के साइड से निकल जाए, आप निकल जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है उस्मान बुज़दार की बतौर वजीर आला तकर्री, जिसको पीटीआई का कोई फॉलोअर जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। मतलब एक वो बंदा जो कि लिटरली 6-7 महीने पहले आपकी पार्टी में ज्वाइन किया है, उसको आपने पाकिस्तान की मजबूत तरीन पोजीशन दे दी है जो कि वजीर आला पंजाब है। दिस इज मतलब हाइट ऑफ मतलब इलॉजिकनेस के, मतलब इसके आगे आपको कोई चीज मिल ही नहीं सकती कि ये क्या सलूक किया गया पंजाब के साथ। और फिर हमने वो चीज होते भी देखी, पंजाब में करप्शन सबसे ज्यादा। अब तहरीक इंसाफ का अगर आप देखें वो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इनके दौर में 2021 में
पाकिस्तान में करप्शन का लेवल मतलब 117 से 140 पे चला गया। जी। तो ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ है ना जिन्होंने पंजाब के साथ की है। और ये ऐसे वाकयात थे जिन्होंने मुझे बार-बार सोचने पर मजबूर किया कि विट साहब ये जो आपके साथ, आपके मुल्क के साथ हो रही है, ये कोई इंसानी चीज़ नहीं हो रही है, ज़्यादती हो रही है। और फिर अच्छा इसी डॉक्टर वजह से साहब, फिर वक़्त के साथ-साथ मैंने डिसोसिएट भी किया और इनसे मुखालफत भी की। ये डॉक्टर साहब, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप बता रहे हैं 2018 के बाद का, और वहां से आप जो है वो जरा थोड़ा सा पुट ऑफ होना शुरू हुए, ये तकरीबन वही टाइम है जब शहबाज गिल साहब की एंट्री होती है। और क्योंकि शहबाज गिल साहब 2018 के इंतखाबात से कोई बहुत पहले से ज्यादा एक्टिव नहीं थे पीटीआई के अंदर, सोशल मीडिया और ट्विटर के हद तक तो वो थे, लेकिन फिजिकली उनकी एंट्री, मेरी जो इतलात है वो 2018 के इलेक्शन से कुछ महीने पहले हुई थी। इनकी एंट्री किस तरह हुई, और आपने उनको किस तरह देखा जब आपका इंटरेक्शन हुआ? देखिए, इनका थोड़ा-सा ये था कि इनका किसी को पार्टी में इससे पहले पता नहीं था। मतलब हम्म, मेरा चूँकि एक पूरा पार्टी के हर लीडर के साथ, हर बंदे के साथ एक हाँ, राब्ता रहा है। हाँ, तो 2018 से पहले हमें नहीं था पता कि शहबाज गिल कौन है, इनका क्या ताल्लुक है। हमने अलबत्ता जो मतलब सुनी-सुनाई एक बात मुझ तक पहुँची, वो शायद ये पहुँची कि जो पीटीआई सोशल मीडिया के यूएस हेड हैं जिब्रान इलियास, शायद ये उनके कोई दोस्त थे अमेरिका से और उन्होंने इनको रिकमेंड किया था कि वो खान साहब को कि इनको तर्जुमान बनाएँ। फिर बाद में मैंने उड़ती-उड़ती ये भी सुनी कि शायद इनकी नईमुल हक साहब के साथ काफ़ी दोस्ती है और नईमुल हक साहब इनको पार्टी में लेके आए, लेकिन हमें इनका कोई अंदाज़ा नहीं था। बेसिकली इनको जो एक तर्जुमान वाली पोज़ीशन भी दी गई थी, वो भी कोई ऐसी ख़ास पोज़ीशन नहीं थी, वो इनकी पार्टी की जानिब से एक खुटे लाइन पोज़ीशन ही थी। लेकिन ये चूँकि एक स्मार्ट आदमी थे, इनको खेलना आता था खबरों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो इन्होंने उस पोज़ीशन को अपने लिए एक लुक्रेटिव पोज़ीशन बनाया। जिस तरह आप स देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब थे, उनको जब वज़ारत साइंस दी गई तो पार्टी ने तो उनको खुटे लाइन लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस बंदे को हमने कोई काम का ओहदा नहीं देना। लेकिन चूँकि वो वोकल थे, उनको थोड़ा-सा काम करना आता था, तो उन्होंने वज़ारत साइंस में भी हेडलाइन्स बनवाई। तो शहबाज गिल साहब को भी मैं समझता हूँ कि वो टैलेंटेड आदमी थे, लेकिन हुआ ये कि पीटीआई में मैंने जो एक चीज़ एक और नोटिस की, वो ये थी कि यहाँ पर जो लोग मिडल क्लास से उठ के आते हैं, उनके साथ हमेशा ज़्यादती होती है। आप पीटीआई के लीडरों की तारीख उठाकर देख लें, आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट बनने के बाद जिन लोगों को सबसे पहले फारिग किया गया, वो सारे मिडल क्लास के थे। ये हम्म, शहबाज गिल साहब थे, इनको तर्जुमान से इन्होंने को बड़े फ़ख्र के साथ नहीं था रिमूव किया, इनको भी रिमूव करके बाकायदा इनके खिलाफ मीडिया पर खबरें चलवाई गई पार्टी की जानिब से कि जी ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है। और वो भी ये था कि पार्टी के जो ताकतवर हल्के थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, वो ये शहबाज गिल जैसे लोगों को पसंद नहीं थे करते। वो समझते थे कि ये मिडल क्लास से किधर आके हर वक़्त मीडिया पे बैठे होते हैं और बुज़दार साहब की तर्जुमानी करते रहते हैं। तो उन्होंने इनकी डट के मुखालफत की और इनको ओहदे से रिमूव करवाया। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान लग गए, तो खान साहब का थोड़ा-सा एक है, उनकी आदत है कि जो बंदा ज़्यादा एग्रेसिव होके बोलता है या बदतमीज़ी के साथ बोलता है, उसको वो अपने साथ ज़्यादा रखते हैं। तो चूँकि इनमें ये थोड़ा-सा हुनर था, तो फिर खान साहब ने इनको अपने साथ रख लिया। नहीं तो इनका पत्ता 4-5 दफ़ा पार्टी में साफ किया गया है और ये बेचारों के साथ ज़्यादती होती रही है। मैं इसका वाज़ेह गवाह हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक और, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड को फोकस कर रहा हूँ जिस वक्त आप बहुत एक्टिव थे पीटीआई के अंदर। एक वो जो स्कैंडल आया था आयशा गुललई वाला, उस वक्त भी आप पीटीआई के साथ ही अटैच थे। वो क्या खबरें थी उस वक्त, क्या पता लगा था आपको, क्या वाकई उसके अंदर कुछ था या आयशा गुललई की जानिब से गलती थी? देखिए उसमें भी मैंने चूँकि इनको देखा है, एक वो पीटीआई का ना एक ओवरऑल एक जनरल एटीट्यूड देखा है, तो मुझे यही लगता है कि ये जो खबरें होती हैं, ये 90% तक सच होती हैं। 10% इनमें फ़ाल्टी होती है। मैंने कोई आयशा गुलाली के फ़ोन पे मैसेज नहीं देखे जो मैं आपको इधर बैठ के तस्दीक कर दूँ। लेकिन मैंने मतलब बहुत सी ऐसे वाक़यात हैं जो रियामान साहिबा की किताब में लिखे हैं और चूँकि मैं उस वक़्त मौजूद था, वो जो रियामान साहिबा वाला एक दौर गुज़रा है ना, तो मैंने उस दौर में खुद भी बहुत से ऐसे वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ जो कि वाक़ईतन हुए थे और उन्होंने फिर किताब में मेंशन किए और वो चीज़ें सच थी। कुछ जो खान साहब की पर्सनल चीज़ें थी ऑब्वियसली मैं उनका कोई प्रिवी नहीं कि मैंने उनको देखा हो या मैं जानता हूँ जो उन्होंने किताब में लिखा है। लेकिन जो उन्होंने वैसे जनरली वाक़यात बयान किए और जो-जो उन्होंने लिखा वो ज़्यादातर सच है। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि अब वो डॉक्टर अरसलान की और वो बुशरा बेगम की एक वो कॉल आपने सुनी होगी जी जो जी, लीक हुई थी। जब अरसलान बेटा। रियामान साहिबा का दौर था जी, जी। हम्म, जब रियामान साहिबा का दौर था तो वो भी पॉलिटिकल जो सी थी मामलात में इन्वॉल्व थी और उनकी भी हमारी सोशल मीडिया टीम से बाकायदा मीटिंग्स होती रही हैं और मुझसे मीटिंग्स होती रही हैं और उन्होंने हमें वो सियासी हिदायतें उस दौर में जारी करती थी। वो बाद में ख़ैर वो कहती हैं कि जी मेरा पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुक नहीं लेकिन हम इसके भी अहदी शाहिद हैं कि ये चीज़ें भी उस पार्टी में हुई। ये किसकी बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी? रेहाम खान साहिबा की बात कर रहे हैं? मतलब ये कहते हैं अमन साहिबा जब उनकी शादी हुई थी तो वो बाकायदा सोशल मीडिया टीम से मीटिंग्स करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हमारे साथ उनकी बाकायदा सियासी मीटिंग्स होती थी जिसमें वो भी हमें हिदायत देती थी कि आप लोगों को ये वाला बयानिया अपनाना चाहिए या इस तरीके से बात करनी चाहिए। तो वो खुद भी एक्टिव रही हैं उस दौर में। अच्छा,
ठीक है। और वो देख के हम भी थोड़ा सा उस वक्त हम भी कंफ्यूज होते थे। हम कहते थे यार हाँ साहब आप तो हमें कहते हैं कि यार ये जो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है ये गलत होती है, हम्म। लेकिन इधर वो आपकी जो बेगम है वो हमें डायरेक्शंस दे रही है, तो मतलब ये क्या हो रहा है। मतलब हमारे जहनों में ये हालात आते थे। ऑब्वियसली हमने कभी ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन ये चीजें भी होती नहीं। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो 2014 का धरना था, हमने उन एंकर्स के हवाले से तो बात कर ली कि जिनको आप हिट करते थे, या जिनको, जिसमें हम भी शामिल थे ऑब्वियसली, क्रिटिसाइज किया जाता था जो कुछ भी था। वो कौन से एंकर्स थे जिनके हवाले से कहा जाता था कि जनाब इन्होंने सपोर्ट करो, इन्होंने चौक के रखो? वो कौन कौन से थे? वो मंसूर भाई बेसिकली उस पे कहा नहीं था जाता। वो तो ऑब्वियसली हमें सोशल मीडिया पर चीजें नजर आती थी तो हम वैसे ही उनकी सपोर्ट करते थे। अब वो मेरे ख्याल से बशीर लकमान थे, डॉक्टर मोहित थे और वो बाकी सारे थे। तो वो तो क्योंकि वैसे ही एक जनरल सपोर्ट करते थे तो वो उनको हमारी कोशिश यही होती थी कि इनको ज्यादा से ज्यादा उठा के रखें और इनकी बातें करें। और उस दौर में बिल्कुल ऐसे ही बयानियां बनाया गया था, लेकिन वो ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक उसकी डायरेक्शन आती थी। वो ये था कि चूंकि एक जनरल एक माहौल था, पार्टी भी उनकी हमायत करती थी तो हम भी उनकी हमायत करते थे। अच्छा, नहीं, लेकिन कोई ऐसा कोई लिस्ट थी आपने, मतलब कुछ याद दहानी के तौर पे, कि वो कौन कौन से लोग थे जिनको? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं ऐसी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं थी, लेकिन यही जो लिस्ट है ये जो बोलते थे ज्यादा, ये बशीर लुकमान हो गए, डॉक्टर मोईद हो गए, ये साबिर शाकर, आरफ हमीद भट्टी, इस तरह की जो जर्नलिस्ट थे यार भाई वाले। तो अच्छा। इनके साथ मतलब हम करते थे, लेकिन इसकी कोई ऐसे नहीं कि ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आती थी कि आपने इनको करना है। वो हम वैसे ही करते थे सोशल मीडिया पे। अच्छा, 2014 के धरने की चूंकि बात हो रही थी, 2014 के धरने में वो 126 दिन का वो धरना था। तो अ, हमें तो हमें जो रिपोर्ट्स मिलती थी वो तो ये थी कि जनाब हर गुजरते दिन के बाद क्राउड जो है वो कम होता जा रहा था, और एक ऐसा वक्त आया था कि खान साहब अकेले कंटेनर में खड़े होते थे, खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे होते थे। यही होता था, क्या होता था 2014 के धरने में? जी, मंसूर भाई इस पे ये होता था कि ये बात सच है काफ़ी हद तक कि वो वक़्त के साथ-साथ क्राउड कम होता था। लेकिन ये भी सच है कि जब धरने में कोई ऐसी स्टेज आ जाती थी जिसमें लोगों को कहीं इश्तियाल दिलाना होता था, जैसे वो जो एक वो पूरा वाक़या आपने देखा, वो जो लोग मुज़ाहिरीन थे वो आगे बढ़े और उन्होंने पहले वो एक जगह से दूसरी जगह गए, फिर वहाँ से डी चौक गए, फिर डी चौक से आगे गए। तो जब भी ऐसे वाक़यात होते थे जिसमें क्राउड ने आगे जाना होता था, तो उस टाइम क्राउड आ भी जाता था, क्योंकि जो जुड़वाँ शहरों का एक क्राउड था ना। तो ये जब उन्हें पता होता था कि यार आज कुछ सनसनी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आगे लेकर जाएगी, तो तब लोग आ भी जाते थे। लेकिन जब बिल्कुल एक रैंडम दिन होते थे, नॉर्मल दिन होते थे, तब वो क्राउड नहीं भी होता था। वो भी मतलब तस्वीरें सच है, दोनों बातें सच है। और वो जो पीटीवी के ऊपर हमला हुआ था उसके ऊपर तो मुझे आज भी याद है कि तरीके इंसाफ यही मेंटेन करती जी वो हमारे लोग नहीं थे, जिस तरह वो आज 9 मई के हवाले से कहते हैं कि जनाब ये हमारे लोग नहीं थे। तो उस वक्त आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ये पीटीआई के लोग थे? उस वक़्त मंसूर भाई बेसिकली वो जो पूरा एक वाक़या था, वो थोड़ा-सा इस तरह से नहीं था हुआ कि वो इन्होंने खुद हमला किया था, क्योंकि मैं उसका एक आई विटनेस हूँ, तो मैं आपको सच बता सकता हूँ। हम्म। बेसिकली हुआ ये था कि ये सारा क्राउड डी चौक में जमा था। वो आपने देखा होगा, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने वो जो सारा एरिया ग्राउंड है। तो उधर पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने इनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो से थे दोनों बंद कर दिए और उसके दरमियान में शेलिंग करनी शुरू कर दी। मतलब ये कि अगर आपने क्राउड को डिस्पर्स करना होता है तो आपने उनको एग्जिट का एक रूट देना होता है कि यार आप लोग इस जगह से एग्जिट करके बाहर निकल हम्म। जाओगे। हम्म। उस टाइम पुलिस ने क्या किया कि एंट्री और एग्जिट पे दोनों जगह से शेलिंग स्टार्ट कर दी और बीच में जो क्राउड था वो स्टक हो गया। तो फिर उस वक्त जो क्राउड की एक कोशिश थी वो ये थी कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी जानें बचाएं, क्योंकि वो बीच में गैस फेंक रहे थे। तो वो फिर कुछ क्राउड उस ठीक है। वक्त पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गया, कुछ पीटीवी वगैरह में दाखिल हो गया। तो वो कोई ऐसा ऐसे नहीं था कि वो कोई ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, लेकिन वो लोगों की एक मजबूरी बन गई थी क्योंकि उनके ऊपर वो चीजें फेंकी जा रही थी। और अगर हम्म। उनका मकसद को पीटीवी पे हमला करना होता तो फिर आप देखते कि वो जी पूरे चैनल पे कब्जा कर लेते या नशरियात पे वो सारा देख लेते, जिस तरह वो होता है दुनिया के मुस्लिम मालिक में। लेकिन यहाँ पर आपको एक ये चीज नहीं नजर आती, आपको वही नजर आता है कि वो लोग पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं या कैंटीन से खाना खा रहे हैं। इस तरह की आपको फुटेज और क्लिप्स मिलेंगे। ये हम्म। जरूर था कि वो जो एक फोन कॉल आपने सुनी होगी आरिफ अलवी साहब की, जिसमें वो बढ़ के मारे हैं कि हाँ साहब हम दाखिल हो गए, लेकिन वो हम्म। सिर्फ बड़कों की हद तक था। वो वैसी छोटी सी कार्रवाई करके हर लीडर की यही कोशिश होती थी कि हम खान साहब को बताएं कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ सर कर लिया ताकि खान साहब हमसे खुश हो जाएं। तो वो चूंकि एक पार्टी का ओवरऑल बिहेवियर ही ऐसा था कि खान साहब को हर वक्त खुश करके रखना है, इनको तसल्ली देनी है। तो वो फिर सारे ना बढ़ा चढ़ा के अपनी वो बताते थे कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो वो इसलिए ऐसी चीजें ज्यादा वायरल हुई। डॉक्टर साहब, ये जो मुझे एकदम सारा फ्लैशबैक आ रहा है आपके दौर का, कई ऐसे लोग थे, मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, मलिया हाशमी जिस तरह है, वो भी एक सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हुआ करती थी एक जमाने में, अब शायद वो वाली बात नहीं रही। और कई ऐसे लोग हो गए जो डिजिटल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाने के हवाले से, ट्विटर के हवाले से बड़े एक्टिव हुआ करते थे, वो आज भी पीटीआई के साथ ही हैं। मलिया हाशमी आज भी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। तो आखिर उन्होंने तो नहीं अपना नुक्ता नजर तब्दील किया, इसकी क्या वजह हो सकती है?
इस पर मंसूर भाई देखें, ये जितने भी बेचारे वर्कर हैं, मैं इनके साथ इज़हार हमदर्दी है। मलिया हाशमी के साथ मलिया पार्टी हाशमी ने बहुत वर्कर बुरा थोड़ी सलूक है। किया। देखिए वो बेचारी, अब उस टाइम तो वो वर्कर थी जब का, हम उन्हें जानते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। हाँ। उन्होंने एक दफा एक प्राइवेट सा कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने कोई मैसेज भेज दिया जो कि क्यादत को बड़ा बुरा महसूस हुआ। हम्म। और उस मैसेज की पादाश में उस बेचारी को हर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, जिसमें उसने कोई थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया था, कोई इनकी किसी काम के ऊपर ना, हल्का सा क्रिटिसिज्म था, और पार्टी का ऑफिशियल कोई ग्रुप था। हम्म। और उस वजह से उस बेचारी को इन्होंने हर ग्रुप से निकाला, हम्म। और उसके ऊपर पीटीआई के दरवाजे मुकम्मल बंद कर दिए। हम्म। और वो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से उसने फिर जर्नलिज्म ज्वाइन किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो चूंकि उसकी एक वो मेरे ख्याल से एक वो बनी हुई थी पीटीआई के साथ, एक एक वो लिंक था उसके ज़हनी, तो वो बेचारी फिर वो फिर भी सपोर्ट करती रही। लेकिन मैंने चूंकि इन सारों के हालात देखे हैं, मैं जानता हूँ कि वो बीच में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। अगर आप कहीं पूछेंगे तो हो सकता है वो मान भी जाए कि ये पार्टी ने, मतलब वो तो इन्होंने, आज इनको भी हर जगह से आज भी रिमूव खान किया गया साहब है। को सपोर्ट करती हैं वो, उसमें ऐसी तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो आज भी पीटीआई को। पर देखिए मसूर भाई, बेसिकली ये होता है, देखिए मैं कोई खान साहब की अभी मुखालफत करता हूँ तो कोई ये नहीं कि मेरे सीने में बड़ा वो खुशी है या मुझे फख्र महसूस हो रहा है आपके साथ ये बातें करके। मुझे भी दुख होता है। हम्म। होता ये कि एक बंदा है जिसके पीछे आपने तालीम की साल ज़ाया किए हैं, एक बंदा है जिसके पीछे आपने अपनी ज़िंदगी का एक वक़्त ज़ाया किया है। मतलब मेरे आज भी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। और मेरी जो इस वक़्त एक्सपर्टीज़ है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, ये लीड जनरेशन और ये टिकटॉक एड्स अकाउंट, ये मतलब मैं एक फ्रीलांसर टाइप एक शख्स हूँ। मैं इस टाइम डॉक्टर नहीं हूँ, और मैंने अपनी जो पूरी एक करियर है वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि मेरा वो टेम्परामेंट ही नहीं रहा पीटीआई की सपोर्ट करने के बाद। तो जो पीटीआई के वर्कर हैं, ये जो बेचारे आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तालीम, अपनी ज़िंदगी के साल ज़ाया किए हुए हैं। तो मुझे भी, जब मैं मुखालफत करता हूँ या कहता हूँ कि पीटीआई नौजवान नस्ल के साथ मज़ाक कर रही है, मुझे खुशी नहीं होती। मुझे पता चलता है कि यार मैंने ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया कर दिए। ठीक है। तो ये जो बाकी वर्कर हैं बेचारे, इनके साथ भी ये होता है कि अगर वो खुद को एडमिट कर लें, अब इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे 1996 से जुड़े हुए हैं। हम्म। अब वो जो बंदा 1996 से जुड़ा है, आप उसको बोलेंगे कि यार तुमने अपनी जिंदगी के 27 साल एक ऐसे बंदे के बारे में ज़ाया किए हैं जो कि तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं करता, तो वो बंदा अपने सर पे थप्पड़ मारेगा, वो कहेगा कि यार मेरी तो आधी उम्र ज़ाया हो गई इस बंदे को हिमायत करते करते। हाँ। और वो बंदा मेरी केयर ही नहीं करता, उसको मेरे जज्बात का कोई एहसास की कोई फिक्र ही कोई नहीं। हम्म। क्योंकि वो जो एक खान साहब का एटीट्यूड है, वो तो बिल्कुल एक इमोशनलेस आदमी है, और मैं ठीक। इसमें उनको कसूर नहीं देता। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है कि कई लोग बिल्कुल जज्बात से आरी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आगे क्या हो रहा है, कि लोग हमारे लिए मर रहे हैं, हमारे लिए जाने देने हैं, हमारे लिए मालो दौलत की कुर्बानी देने हैं। वो उन लोगों की एक थॉट प्रोसेस ये बन चुका होता है कि यार ये बंदा हमारे लिए जान दे रहा है, तो ये इस बंदे पे हमारा एहसान है कि हमने इस बंदे को मौका दिया कि ये हमारे लिए जान दे सके। हम्म। मैं आपको अपने जाती तजुर्बे से ये चीज शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो वर्कर हैं बेचारे, जिसने 15 साल दिए, 20 साल दिए, अपनी जिंदगी तबाह की, अपना करियर तबाह किया, उसके लिए ये मानना बड़ा मुश्किल और बड़ा तकलीफदेह है कि यार मैं इस्तेमाल हो चुका हूँ। अच्छा। लेकिन जिस तरह मैंने माने हैं, कल को किसी ना किसी स्टेज पे उन सब बेचारों को मानना पड़ेगा, और फिर जब मानेंगे तो आपके ऊपर एक दुख का एक पीरियड गुजरता है। मुझे कोई खुशी नहीं होती आपको ये सब बताते हैं या ट्विटर पे उन्हीं लोगों से गालियां खाते हुए जिनको मैं खुद अपने हाथों से ट्विटर इस्तेमाल करना सिखाया था। लेकिन हमें अब ये रियलिटी एक बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि ये हमारे साथ ज्यादती हो चुकी है। ये मंसूर भाई, 9 मई के वाकयात में एक लड़का था, आपने उसकी पता नहीं वीडियो देखी है कि नहीं, वो लाहौर में उसके बाजू पे इधर गोली लगी थी। अच्छा। और क्या था कि उसकी ये जो कलाई थी वो उसके हाथ से अलहदा थी, इस तरह करके टूट चुकी थी। मतलब मेरे ख्याल से वो लड़का सारी जिंदगी के लिए माजूर है, उसका ये हाथ नहीं था जुड़ेगा। ठीक है। अब वो जो लड़का बेचारा है, उसके ऊपर कैमरा जाता है और वो लड़का इस तरह से विक्टी का निशान बनाता है, टूटे बाजू के साथ। ये एक 9 मई का वीडियो क्लिप है। हम्म। और वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि यार इस बेचारे बच्चे की हालत देखो। हम्म। और मुझे उस बच्चे के पैट्रियोटिज्म के ऊपर 1% भी डाउट नहीं है। मैं हम्म। जानता हूँ वो बेचारा मुल्क के लिए जान देने वाला बच्चा है। हम्म। लेकिन उस बच्चे को इस बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि इनको एक दफा खुदा का ख्याल नहीं आया कि यार हम क्या कर रहे हैं इन बच्चों के, हम अच्छा, क्यों इनके साथ ये जाते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, चूंकि नईमुल हक साहब के साथ भी जाहिर बात है आपका वो टाइम था, नईमुल हक साहब उसमें बड़े एक्टिव होते थे। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि नईमुल हक साहब की जब डेथ हुई तो इमरान खान साहब उनके जनाजे के अंदर भी नहीं गए, और इमरान खान साहब वैसे भी इनके बारे में कहा जाता है जनाजों में नहीं जाते, तो आप लोगों को ये चीज महसूस नहीं होती थी उस वक्त? मंसूर भाई, ये चीजें हमें फील होती थी, बिल्कुल उस दौर में भी होती थी। लेकिन तब जो सा था ना, उसकी एक इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ हमने देखी। मतलब तब भी ये एक चीज, एक फैक्टर अपनी जगह था कि हम देखते थे कि यार हाँ, अब जैसे मैंने आपको शुरू में वो वाकया बताया साइबर क्राइम लॉ वाला, कि यार मैं एक स्टूडेंट आदमी हूँ, हाँ। मेरे लिए बड़ी परेशानी की चीज है कि यार हुकूमत मेरे खिलाफ कानून लेके आ रही है। हाँ। लेकिन मैं जाके जब अपने लीडर को बता रहा हूँ तो मेरा लीडर मेरे ऊपर हंस रहा है, हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे खिलाफ कानून लेके आ रहे हैं, हाँ, हाँ। वो इस तरह हंस के आगे से चले गए। तो मुझे उस टाइम भी फील होता लग पड़ा मैं कि यार ये इनके दिलों में तो, इनके लिए तो
हम कोई अहमियत ही नहीं रखते। हम्म, और फिर यही हुआ कि बाद में वो जो वाकया हुआ नईम उल हक साहब वाला, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी शायद मेरी कोई ट्वीट मौजूद हो कि मैंने किया था ट्वीट कि हाँ सबको उस पर जाना चाहिए था। और वही नहीं, उसके बाद बेशुमार ऐसे वाकयात हैं। अब ये जो वर्कर बेचारे शहीद होते हैं इनके पीछे, हम्म, उनके घर वालों के साथ जाकर तज़ियत करने की बजाय उनके घर वालों को अपने पास बुला के उनसे तज़ियत करते हैं। क्या ये कोई इंसानी चीज़ है? हम्म, ये इंसानियत है? तो ये इनका एक ओवरऑल जनरल एटीट्यूड रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे मैं इनको कहूँ कि यार ये आपका बड़ा एक ज़हनियत आपकी खराब है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक जो मेंटल स्टेट है, वो स्टेट ही ऐसी है जिसमें वो ये समझते हैं कि ये जो भी हो रहा है, ये सब इन लोगों के ऊपर मेरा एहसान है कि मैं इन लोगों के साथ ऐसा करूँ। मतलब कोई बंदा इनके लिए जेल जाता है, तो वो ये नहीं देखते कि ये बंदा मेरे लिए जेल गया है। वो ये समझते हैं कि ये बंदा जेल गया है, तो मेरा इस बंदे पे एहसान है जो मैंने इसको जेल पे जाने का मौका फराहम किया है। ये बंदा मेरे लिए मार खा रहा है, तो ये मेरा इस बंदे पे फेवर है जो मैंने इसको अपने लिए मार खाने पे किया है। उनका एक थॉट प्रोसेस ये है। और वो उस पे उनकी वो, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीयत बुरी है या उनके दिल में इस तरह की चीज़ है, लेकिन कई लोगों की ऐसी हो जाती है हालत, उनकी और मुझे उनकी लगता है उनकी यही हालत है। उनकी ये कह सकते हैं कि उनकी फैक्ट्री फिटिंग ही इस तरह की आई हुई है। उनकी फैक्ट्री फिटिंग इस तरह की आई हुई है कि वो, कई लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि वो समझते ही नहीं कि अगला उनके लिए क्या कर रहा है ना। फिर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री में देख लें, आपको ऐसी काउंटलेस मिसालें मिलेंगी कि ये इनके लिए अकबर एस बाबर ने क्या कुछ नहीं किया। मैंने पिछले दिनों सलीम साफी साहब हम्म, के साथ जब अकबर एस बाबर का इंटरव्यू सुना, तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैं कि यार इस बंदे के खिलाफ इन्होंने हमसे कितनी कैंपेन चलवाई है, लेकिन वो बेचारे ने इनके लिए कितनी कुर्बानियां दी। जिंदगी के 14 साल एक बंदा आपके लिए देता रहा, हम्म। आपको कोई एहसास नहीं, जीरो फीलिंग्स। फिर फौजिया कसूरी साहिबा, उनके साथ क्या सलूक किया, जस्टिस वजी के साथ क्या सलूक और किया, चौधरी। जहांगीर खान तरीन के साथ क्या सलूक। मंसूर भाई, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ ना। मैं, देखिए, मेरा तो तरीन साहब से डायरेक्ट रहा था। हम्म, मेरा तो, मैं उनसे आज से कोई मेरे ख्याल से 3 महीने पहले मैं उनसे मिला हूँ। हम्म, 3 महीने पहले मैं जब जहांगीर खान तरीन से मिला था, तो मैं जिस बंदे से मिला था, उस शख्स को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या सलूक किया गया। मतलब मैंने उस बंदे की आंखों में दर्द देखा। और वो बंदा, मतलब इस वक्त भी, इवन एट दैट टाइम ही वाज इन स्टेट ऑफ डिनाइल। उनको यकीन नहीं था कि उनके साथ क्या सलूक हो चुका है हम्म, उनकी जान हम्म, से। ये आज से 3 महीने पहले का वाक्य। तो ये जिन लोगों के साथ बुरी करके गुजरते हैं, वो बंदा इस कदर ट्रॉमेटिक फेज ऑफ लाइफ से गुजरता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो बेचारे, मतलब ये जो अजमल खान वजीर साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको खैबर पख्तूनख्वा से क्यों निकाला गया? इनसे मेरी बड़ी दोस्ती है। हम्म। इन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया, मेरे साथ थे। अच्छा। इनके ऊपर किसी वो नीचे वाले अमले ने जी इल्जाम लगा दिया कि जी ये कोई रिश्वत खाते हैं, इनकी कोई टेप्स उन्होंने जाली को बना दी। बाद में पूरी प्रॉपर तहकीकात हुई। हम्म। तहकीकात के नतीजे में ये चीज साबित हुई कि अजमल खान वजीर के ऊपर ये गलत है। ठीक अच्छा। है। उनका जो वजीर इतलात है कामरान बंगश, उसका वीडियो बयान आया कि हमने अपनी तहकीकात की और अजमल खान वजीर को हमने बेगुनाह पाया। हम्म, लेकिन हुआ क्या कि चूंकि उनका वजीर इतलात था, खान साहब के लिए एक अच्छी स्टोरी बनती थी कि जी हमने अपने वजीर इतलात को फारिग कर दिया है। और तो उन्होंने बड़े मजे से उसको इस तरह से फारिग किया, उस बेचारे को सोशल मीडिया पे जलील करवाया बंदों से कि हम्म, जी हमने अपने वजीर इतलात को निकाल कर एहतसाब की बड़ी मिसाल कायम की है, हमने अपना बंदा फारिग कर दिया, हमने ये कर दिया। उस बेचारे का करैक्टर खराब किया। वो बंदा 1.5 साल मैं देखता हूँ वो अस्पताल में पड़ा रहा। मतलब हम्म, उसको इतनी स्ट्रेस थी, उसके गुर्दे फेल होने वाले हो गए। उसकी अभी कोई 3 महीने पहले वो बंदा बेचारा रिकवर हुआ है। मतलब इतनी तकलीफ में उस बंदे ने टाइम गुजारा। हम्म, इनको कोई एहसास नहीं था। हम्म, फिर ये तरीन साहब के साथ इन्होंने क्या सलूक किया? हम्म, क्या ये अब बातें अब ढकी छुपी रह गई हैं कि तरीन साहब को किसने डिस्क्वालीफाई करवाया था? पूरी दुनिया जानती है किसने उनको डिस्क्वालीफाई करवाया था। हम्म, और ये उस टाइम इनके प्रॉपर इनका नाम दिया गया हम्म। कि ये बंदा जो है जी इसको फारिग करें और इसके साथ जी मियाँ साहब के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा। किसने इनका नाम दिया था? अच्छा। मैं आपको इधर को बैठ के मैं ये बातें करने लग पड़ूं तो अच्छा लगता हूँ, लेकिन हम्म, सबको पता है कि किसने इनका नाम दिया था, क्यों इनको डिस्क्वालीफाई करवाया गया था, अलीम खान साहब के साथ क्या सलूक हुआ था। हम्म। तो इन्होंने हर बंदे के साथ ये सलूक किया है। जो लोग आज इनके साथ हैं, आज से 4 साल के बाद वो लोग भी बेचारे इसी तरह ही रोते फिरेंगे और उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। क्योंकि ये प्रॉपर एक वो सियासत की पॉलिसी स्कीम चल रही है कि वो पुराने लोग हटते जाते हैं, नए लोग आते जाते हैं, पुराने लोग हटते जाते हैं, नए लोग आते जाते हैं। अच्छा फरहान, आखिर में जारी बात है क्योंकि हम आपने बड़ा वो टाइम गुजारा है जिसमें यंगस्टर्स जो है वो काफी इन्फ्लुएंस हुए इस सारी चीज से। एक डायलेमा जो इस वक्त आ रहा है और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पे बातें हो रही हैं कि ले जी माइनस इमरान खान हो जाएगा अब, और पीटीआई शायद शाहमूद कुरैशी साहब या परवेज इलाही साहब इसको हेड कर लेंगे। लेकिन कहते हैं कि जी वोटर जो है ना वो तो इमरान खान का है, माइनस इमरान खान पीटीआई कुछ नहीं है। अब ये लोग जो ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुके हैं पिछले इतने सालों से, आपकी जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या ये जितना लौटा लपाड़ा है उसके जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए, ये किस तरह अब इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? इनके लिए आपके जेहन में कोई आइडिया है कि इनको किस तरह कन्विंस किया जाए?
मंसूर भाई देखिए, जो लोग मुकम्मल तौर पर इसका शिकार हो चुके हैं अंधी तकलीफ का, उनको तो हम रिकवर नहीं कर हम्म, सकते। ये हमारे लिए एक लॉस्ट कॉज है। ठीक। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च की, साइकोलॉजी की थ्योरियां भी पढ़ी और मैंने इसको समझने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है। हम्म, बेसिकली मैं आपको इसकी वजह भी एक्सप्लेन करता हूँ, साबित साहब के शो में ही मैंने बताई थी। होता ये है कि जिस तरह एक बंदा सिगरेट पीता है तो हमारे दिमाग से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसका नाम है डोपामीन। जी। जब आपकी वो निकोटीन अंदर जाती है, वो जाकर दिमाग को सिग्नल देती है, दिमाग से डोपामीन बाहर निकलती है, डोपामीन आपको वक्ती तौर पर लुत्फ देती है। लेकिन होता ये है कि आप जब एक सिगरेट पीते हो तो फिर आपको दूसरा सिगरेट पीना पड़ता है, फिर आप हम्म, तीसरा पीते हो, फिर आप चौथा पीते हो। फिर हम्म, आप देखते हैं जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं वो बेचारे दिन के दो दो डबियां सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही। इनकी जो पॉलिटिक्स का एक स्टाइल है जिसको हम कहते हैं डेमागॉग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें ये लोगों को मतलब वो फ्लैटरी करते हैं, उनको एंशियस बनाते हैं, उनके दिमाग में फियर इम्प्लांट करते हैं, सेंसेशनलिज्म करते हैं। उसमें भी जब एक बंदा ये बातें सुनता है तो उसके दिमाग से भी डोपामीन रिलीज होती है, वही जो सिगरेट से होती है। हम्म, अब होता ये है कि ये जो डेमागॉग्स होते हैं इनका एक टिपिकल स्टाइल होता है अपनी बातें बताने का कि ये शुरू में हल्के से स्टार्ट करते हैं। हम्म, पहले ये आपको बताएंगे कि जी मुल्क लूट रहा है, मुल्क को बचाने की जरूरत है, हम्म, हम आगे आए, हम आपकी उम्मीद है, हम वाहिद वो लोग हैं जो कि आपका मसला हल कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो फॉलोअर्स का एक डोपामीन लेवल है ठीक वो है। बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक सिगरेट नोश जब दिन के तीन तीन सिगरेट पीता है तो वक्त के साथ हम्म, साथ वो फिर लत उसकी खत्म होनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं नहीं अब मुझे चार पीने हैं, मुझे पांच पीते हैं। अब इनको भी अगर वो जो अपनी एक सपोर्ट बेस है जो कि वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी, उसको अगर कंटिन्यू ठीक। रखना है तो ये क्या करेंगे, ये आप बयानात की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। फिर ये कहेंगे मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क लुट हम्म, रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है, ये लोग मुल्क को खा जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको मजीद इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है अपनी सपोर्ट बेस को इंटैक्ट रखने के लिए। हम्म, फिर ये कहते हैं मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, अमरीकी साइफर आ रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासे बेचे जाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, हम्म, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब क्या हो रहा है कि ये अपना वो जो इन्होंने खुद भी एक मॉन्स्टर क्रिएट किया हुआ है अपने फॉलोअर्स की सूरत में, उसको अगर इन्होंने मेंटेन रखना है तो इनकी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा उनके दिमाग से डोपामीन रिलीज करवाते नहीं। ठीक। जिस स्टेज पर ये थोड़ा सा भी पीछे हटे, वही लोग जो कि इनसे डोपामीन लेते थे अब चूंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं, वो इनकी जगह अब किसी और बंदे के पास जाकर पहुंच जाएंगे। हम्म, तो इनको मजबूरन अपनी सपोर्ट बेस इंटैक्ट रखने के लिए उनको डोपामीन देनी पड़ेगी। अब ये इतना खतरनाक मसला हो चुका है कि आप देखें कि यूट्यूब के ऊपर ये जो एक वो आदिल राजा साहब थे, उनका चैनल सस्पेंड हुआ है तो उनके जो व्यूअर्स हैं वो उठ के दूसरे चैनलों पर चले गए हैं जो कि उससे मिलती जुलती बात करते थे, क्योंकि आदिल राजा साहब की बातें सुन सुनकर उनको डोपामिन मिलती रही है। हम्म, तो अब वही जो व्यूअर है वो आदिल राजा से उठ के किसी और बंदे पे बैठ जाएगा, वो डॉक्टर मोहित पे बैठ जाएगा, वो उधर से उठेगा वो किसी और बंदे के ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि वो जो 6-7 लाख लोग थे जो कि उसके रेगुलर व्यूअर थे, उनके जिनों में उस चीज की लत पड़ चुकी है। हम्म, तो इस चीज का जो हम एक वक्ती सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो तो हम सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि हम लोगों के साथ सच बोलें, अगर कोई हमें गाली भी दे हम इग्नोर करें, हम उसको दलील से जवाब दें। तो हम्म, वक्त के साथ साथ जो एक न्यूट्रल तबका है आपका, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है, कम से कम वो हिदायत पाले, वो इनके साथ ना जाए। लेकिन जो कल्ट फॉलोअर्स बन चुके हैं, जो अंधे फॉलोअर्स बन चुके हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि हम उनको रिकवर कर सकें। उनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, वो लोग जाया हो चुके डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा मजा आया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपका ये इंटरव्यू किया जाए। काश हम लोग वैसे एक शहर में होते तो फिर आमने सामने बैठ जाते, लेकिन खैर हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। खैर पूरा हमारा इंटरव्यू ही टेक्नोलॉजी के ऊपर ही था जिसको हम बैठ कर डिस्कस कर रहे थे। बट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और अच्छे वक्तों में हमें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मेरे ख्याल में मौका मिल गया है। अल्लाह करे कि इससे बहुत से लोग मेरी आपकी इस गुफ्तगू से कुछ सीख सकें और अपने ज़हन को ज़रा वाइड कर सकें। हम कतई तौर पे मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर सियासी जमात या किसी एक सियासी रहनुमा के लिए जो हम ये कहेंगे, लेकिन लोगों को सबको सुन लेना चाहिए, सबको देख लेना चाहिए, उसके बाद फैसला करें। वो पाकिस्तान के लिए जिसको बेहतर समझते हैं उसको जाके वोट दें, ये लोगों का राइट है। हैं। मंसूर भाई मैं भी एंड पर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मैं पहले भी ये बात बताई थी, मेरे लिए एक अफसोस का मकाम है। मैं मेरे 2,43,000 ट्विटर पे फॉलोअर्स है जो कि सब पीटीआई की सपोर्टर होने की वजह से है। मुझे मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं उनसे गालियां खाऊं। अभी इस इंटरव्यू के नीचे भी मुझे बेशुमार गालियां पड़ेंगी, मेरी जात पे गालियां पड़ेंगी, मेरे घर वालों को। मतलब मैं 9 मई को जब बोलना शुरू हुआ, खुदा की कसम मेरी बेगम थी वो मुझसे लड़ पड़ी। वो मुझे कहती है कि यार तुम्हारी 1.5 महीने की बेटी है और तुम अपनी बेटी के होते हुए इस तरह कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि इन लोगों ने मुझे टारगेट करना है। हम्म, और मैंने अपनी बीवी को उस टाइम मैंने यही बोला, मैंने कहा कि यार देखो मैं जानता हूँ ये होगा, लेकिन मैंने लोगों को मजीद लोगों को फ्रांवेट बनने से बचाना है तो मुझे ना रोको। और 9 मई का आपको पता है कि वो ऐसा दिन था कि उस वक्त एक खौफ था एक आम आदमी के लिए ना, मेरे लिए एक खौफनाक सूरत हाल है कि पीटीआई सपोर्टर्स आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहे हैं। अगर मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ
तो ये मेरे ऊपर भी तो हमला कर सकते हैं ना। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं रोज नौकरी पे जाता हूँ। आपके बंदे ने आज मुझे कहा 6 बजे आपका इंटरव्यू है, मैं कहा यार मैं उस टाइम जॉब पे होता हूँ, माजरत मैं उस टाइम नहीं आ सकता। मैं जॉब पे जाने वाला एक बंदा हूँ, मुझे दुनिया जानती है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब बोलना और ये सब बातें कहना, जाहिर बात क्योंकि मैं इस एक कल्ट से रिकवर हुआ हूँ। है। लेकिन अगर हम इन लोगों को नहीं बताएंगे, इन नौजवान बच्चों की जिंदगियां नहीं बचाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इनकी क्यादत को इनकी फिक्र है। लेकिन मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप जिसकी मर्जी सपोर्ट करें, कोई मसला नहीं, आप इमरान खान की भी सपोर्ट करें। लेकिन ये जो एक कल्ट मेंटेलिटी है, जो अपने मुल्क को एक आग लगाने वाली मेंटेलिटी है, अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपना मुस्तकबिल तबाह करने वाली मेंटेलिटी है, खुदा रहा इसका शिकार ना हो, खुदा रहा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू।